हेलो गाइस, आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 ले रहे हैं और इसमें जो हेडिंग है टॉपिक का वो एक बार देख लीजिए। हाइगन के द्वितीयक तरीकाओं के सिद्धांत द्वारा समतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन की व्याख्या है। सिंपल फॉर्म में बोले तो हाइगन के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन बाय द हाइगन करने वाले हैं। डायग्राम कुछ ऐसे बनने वाला है, बट मैं आपको बना के दिखाता हूँ और क्या कॉन्सेप्ट है वो भी समझाता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है कि हमने क्या माना। हमें वैसे रे ऑप्टिक्स में तो आपने देखा ही होगा। एग्जांपल के लिए अगर ये एक परावर्तक सतह है तो हमारे पास, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अविलंब है, राइट ना। तो ये हमारी आपतित किरण होती है और ये हमारी परावर्तित किरण होती है और अविलंब से कोण लेते हैं, राइट ना। हम यहाँ पर किरण सिद्धांत के अकॉर्डिंग नहीं करने वाले। ये कोण आई होता है और ये कोण आर होता है। हम किरण सिद्धांत के अनुसार नहीं, हम तरंग सिद्धांत के अनुसार करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक परावर्तक सतह ले ली है। हमने मान लीजिए कि ये हमारे पास एक समतल परावर्तक सतह है। ये लाइन नहीं है, सतह है। जैसे ये पेज है ना, जैसे लाइट यहाँ पर आएगी और रिटर्न होके जाएगी, लाइट आके रिटर्न होके जाएगी। तो ये जो सतह है ना, उस सतह को हम लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक लाइन है, समतल पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। इधर माध्यम कुछ और है, इधर माध्यम कुछ और है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए पेज के नीचे और पेज के ऊपर की बात करो। पेज के नीचे कुछ और मीडियम है, पेज के ऊपर कुछ और मीडियम है। ठीक है, तो जब लाइट यहाँ टकरा के वापस जाएगी किसी फॉर्म में, तो इस मीडियम में स्पीड सेम रहेगी, आने वाले की भी और जाने वाले किरण की। तो सबसे पहले हम क्या मान रहे हैं कि ये एक परावर्तक सतह है, राइट। अच्छा, मान लिया कि हमने यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, बहुत दूर है, प्रकाश स्रोत बहुत दूर है। तो जब प्रकाश स्रोत होगा, प्रकाश उत्सर्जित करेगा, तो हमने 3 प्रकार का तरंगाग बता रखा है। एक तो है गोलीय, एक रेखीय और एक समतल। तो हमने बोला था कि जब प्रकाश स्रोत बहुत दूर हो और या प्रेक्षक बहुत दूर हो, तो जो बनने वाला तरंगाग है वो समतल होता है। तो यहाँ से जो तरंगाग आएगा वो कुछ ऐसे समतल होता हुआ आएगा, राइट ना, ऐसे ऐसे, और फाइनली यहाँ पर इंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, किरण सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो अगर मैं किरण सिद्धांत के अनुसार देखता तो क्या लाइट किरण के सिद्धांत के अनुसार ऐसे आती क्या? बिल्कुल, रे सिद्धांत। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये जो तरंगाग है ये हमारा कौन सा तरंगाग है, आपतित तरंगाग है और समतल है। ठीक है, तो समतल तरंगाग को मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है कि जैसे कि ये बिंदुवत प्रकाश के कारण ये अगर हमारा तरंगाग बन रहा था और किरण सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखते तो अगर ये तरंगाग है तो ये 90 डिग्री पे कट करता हुआ जाता है। तो इसके लिए 90 डिग्री पे आ रहा है और इसके लिए 90 डिग्री पे जा रहा है। ऐसे सिलेंडर के लिए भी इसी फॉर्म में होता है। देखिए, हमने बेलनाकार के लिए बनाया था तो हमने देखा था कि तरंगाग तो ये और ये तरंगाग है, बट वो भी 90 डिग्री पे ही कट करता हुआ इसको, ये अगर तरंगाग था तो इसको भी 90 डिग्री पे कट करता हुआ जाता है। तो 90 डिग्री पे आ रहा है और 90 डिग्री पे ही जा रहा है। तो आपको याद रखना है किरण सिद्धांत और तरंगाग के मध्य, किरण और तरंगाग के मध्य कोण 90 डिग्री बनता है। एक तो कॉन्सेप्ट ये। तो फिलहाल अब एक देखिए एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं ये एक तरंगाग ले रहा हूँ तो इस तरंगाग पे बहुत सारे द्वितीयक तरंगिकाएं होती है। जैसे आपको पहले से ही बता रखा है कि तरंगाग पर, जैसे ये भी तरंगाग है, यहाँ पर बहुत सारे माध्यम के कण थे। तो ये क्या कर रहे, सभी दिशा में, ये सभी दिशा में क्या कर रहे थे, तरंग उत्सर्जित कर रहे थे, विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, और इसी के कारण तो आगे तरंगाग बनता है। तो यहाँ कभी यहाँ पर था, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर होगा। तो अगर कोई समतल तरंगाग आप लेते हो तो उस पर बहुत सारे द्वितीयक तरंगिकाएं होती है जो सभी दिशा में विक्षोभ उत्पन्न करती है। और कैसे करती है, तो गोलीय करती है। बट मुझे आगे स्टडी करना है तो मैं सिर्फ यहाँ तक लूँगा, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ से भी ये भी गोलीय के फॉर्म में करेगा चारों दिशा में, बट आगे मैं इधर की बात करूँगा तो सिर्फ मैं इन पॉइंटों की बात करूँगा, इधर की बात नहीं करूँगा। तो याद रखिएगा कि तरंगाग के ऊपर बहुत सारी द्वितीयक तरंगिकाएं होती है जो सभी दिशाओं में तरंग उत्सर्जित करते हैं, बट स्टडी करने के लिए हम एक ही डायरेक्शन लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसके कारण चारों दिशा में, इसके कारण भी चारों दिशा में होगा, बट मैं इसके कारण सिर्फ इस दिशा में ले रहा हूँ, तो मैं इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ, बाकी पे पॉइंट पे फोकस नहीं कर रहा, राइट। ऐसे ही हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक तरंगाग ये सतह ले ली, कैसी, समतल परावर्तक सतह ले ली थी। कैसे ले ली, समतल परावर्तक सतह ले ली। ठीक है, अब ये जो है, ये जो आपतित हो रहा है, पहले तरंगाग यहाँ यहाँ यहाँ, फिर फाइनली इस पर आपतित हो गई कितने डिग्री पर, आइकॉन पे आपतित हो गई। ठीक है, तो क्या इस तरंगाग पे बहुत सारे द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी, तो बिल्कुल इससे बहुत सारी द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी। बट हम अभी सब पे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ दो पे बात करते हैं, एक इस पे बात कर रहा हूँ और मैं एक इस पे बात कर रहा हूँ। इसको मैंने मान लिया बी और इसको मान लिया ए। तो अगर मैं लिखता हूँ ए बी, तो ए बी तो होगा समतल तरंगाग, समतल
तरंगाग और कैसा आपती तरंगाग, राइट ना। बट अगर मैं लिखता हूँ ए कॉमा बी तो दोनों में अंतर है। ए बी तो है समतल तरंगाग, बट ए कॉमा जो बी है ना ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं जो ए और बी को डिनोट करती हैं। ये बता रहा है कि बी पे एक द्वितीय तरंगिकाएं हैं और ए पे द्वितीय तरंगिकाएं। वैसे मैंने पहले भी बता दिया कि इसमें हजारों लाखों तरंगिकाएं होगी जो सभी दिशाओं में तरंग उत्सर्जित करेंगे, बट अभी हम दो की बात कर रहे हैं, हो गया। तो इस बार पे भी अगर अब इसको मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि ये अब उतना बेटर नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत दूर से आ रही है, तो यहाँ पर भी ये द्वितीय तरंगिकाएं हैं तो ये भी विक्षोभ उत्पन्न करेगा चारों दिशा में, गोलीय फॉर्म में, बिंदुवत है तो गोलीय फॉर्म में। बट अगर मैं देखूँ इसके लिए तो मैं ये मानूंगा कि इस पर भी 90 डिग्री पे आ रहा होगा और 90 डिग्री पे ही थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ, यूँ बना लेता हूँ तो डायग्राम अच्छा बन जाए। तो ये नहीं बनाते, तो ये अगर मैं देखता हूँ तो 90 डिग्री पे आ रहा है, तो क्या यहाँ से जो विक्षोभ उत्पन्न होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी वो भी 90 पे जाएगी किरण सिद्धांत के अनुसार? बिल्कुल जाएगी। तो हमने माना कि यहाँ पे जो द्वितीय तरंगिका है वो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, विक्षोभ उत्पन्न कर रहा है, तरंग उत्सर्जित कर रहा है, तीनों वर्ड हम यूज कर सकते हैं, विक्षोभ, ऊर्जा, तरंग। तो ये अब कितने स्पीड से जाएगी, तो मान लेते हैं ये v स्पीड से जाती है, तो यहाँ से जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है v स्पीड से जा रही है और यहाँ तक पहुँचने में इसने t टाइम लिया। कितना टाइम लिया? t टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक t टाइम में वो जा रहा है और कितने स्पीड से जा रहा है ऊर्जा? v से। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर हुई t टाइम में? तो v इंटू टी। तो b पे जो द्वितीय तरंगिका है जो सभी दिशाओं में ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं, बट हम स्टडी करने के लिए सिर्फ इस दिशा में ले रहे हैं। तो यहाँ से t टाइम के बाद कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पहुँचेगा। अगर आप b इंटू टी टाइम में देखना चाहते हो तो b इंटू टी का एक गोला बनाओ और ये गोला जितनी दूरी में होगा ना उतनी दूरी में यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा पहुँचेगी। बट स्टडी मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करना चाहता हूँ फिलहाल, रे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से ऊर्जा t टाइम में कहाँ पहुँच गई? यहाँ पर पहुँच गई। और यहाँ के माध्यम का जो कण होगा वो ऊर्जा ग्रहण करके क्या कंपन करेगा? ऊपर नीचे आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। बट आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये समतल तरंगाग है, तो जैसे यहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित हुई ना उसी टाइम यहाँ से ये भी जो द्वितीय तरंगिका है ये भी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा और ये भी सभी दिशाओं में करेगा, ठीक है। बट नीचे की सतह का हम मानते हैं ये माध्यम अलग है, कोई दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ की बात नहीं करेंगे, हम ऊपर की बात करेंगे। तो टी टाइम में जितने टाइम में यहाँ से ऊर्जा यहाँ पहुँची है, हम देखना चाहते हैं कि यहाँ से ऊर्जा कितनी दूरी पहुँचती है। तो आंसर है ये पूरे माध्यम में ऊर्जा की स्पीड एक ही है, प्रकाश की स्पीड वही है, ऊर्जा ट्रैवल करने की स्पीड वही है, प्रकाश की स्पीड वही है। तो टी टाइम में इसका भी वेग वही होगा। तो जितनी दूरी इसने तय की है उतनी दूरी ये भी तय करेगा ना यहाँ से जो ऊर्जा निकलेगी। तो हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि जितनी दूरी ये है, एग्जाम्पल के लिए मैं नाप लेता हूँ इसको कितना है, जैसे कि थोड़ा सा बहुत थोड़ा उतना प्रॉपर नहीं आएगा, मान लेते हैं इतनी दूरी टी टाइम में इतनी दूरी तय की। तो यहाँ से भी टी टाइम में ये इतनी ही दूरी तय करेगा, ठीक है ना। बट क्या आपको पता है कि कहाँ कहाँ करेगा? तो आंसर है ये हर जगह करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक आर कट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये पहले एक बार देख लेते हैं दूरी कितनी है। तो ये दूरी इतनी ही है, थोड़ा सा ज़्यादा हम मान लेते हैं। तो हम इतनी ही दूरी यहाँ से लेंगे और एक आर्क कट करेंगे, राइट ना, ऐसे कट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ऊर्जा, ये गोला जितना बड़ा बनेगा, यहाँ से जैसे गोला ऐसे बनता है तो ऊर्जा यहाँ से यहाँ भी पहुँचेगी और यहाँ से यहाँ भी पहुँचेगी और यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। तो हम ये देखना चाहते हैं इस डायरेक्शन में कहाँ पहुँचेगी। तो इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको एक पॉइंट मैच कर दिया, ठीक है। तो ये भी दूरी कितनी है? तो आंसर है ये भी दूरी उतनी है। तो जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचा है उतने ही टाइम में, उसी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ का जो माध्यमिक कण होगा और यहाँ का जो माध्यमिक कण होगा वो दोनों क्या करेंगे, दोनों को एक साथ ऊर्जा मिलेगी, दोनों ऊर्जा ग्रहण करके एक साथ कंपन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यही डायग्राम हम आगे बनाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पहले तो ये जो रे है, ये जो है ये समतल तरंगाग से तरंगाग है, तो कितने डिग्री बनाएगा? 90। ऊर्जा जाएगी भी तो कितने पे? 90। और ये भी कितने डिग्री बनाएगा? 90। समझ में आ रहा है? ओके, अच्छा। तो हमने क्या किया, तो हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि हमारा ये ए और बी एक आपती तरंगाग है, ये एक किरण है, ये भी एक किरण है। यहाँ से ऊर्जा टी टाइम में यहाँ पहुँची, उतने ही टाइम में ऊर्जा यहाँ से यहाँ पहुँची। एक आर कट कर लिया हमने, ठीक है। हमने इसको मिला दिया। देखिए, जितने टाइम में ऊर्जा यहाँ से यहाँ पहुँची उतने ही टाइम में ऊर्जा यहाँ से यहाँ पहुँची होगी। दोनों एक साथ ही कंपन कर रहा होगा, एक साथ ही ऊपर नीचे आ रहे होंगे। तो हमने क्या किया, इसको स्पर्श रेखा खींच के मिला दिया। तो अब ये जो लाइन है ये क्या है, तो ये
उन माध्यम के कणों का बिंदु पथ है जो समान कला में कंपन कर रहे हैं। तो ये दोनों ही क्या है, एक साथ ऊपर आ रहे हैं और एक साथ जा रहे हैं, दोनों समान कला में, और इन दोनों को मिलाने वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, तरंगाग। ठीक है, तो हमने जैसे इसको मिलाया तो ये हमारा एक तरंगाग है। अगर ये आपती तरंगाग है तो ये परावर्तन के बाद बना है, तो ये परावर्तित तरंगाग होगी। क्लियर, इतना समझ में आया? अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि ये अगर हमारा अविलंब है और ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। ऐसे ही ये हमारा आपती तरंगाग है, तो ये समतल से जितना कोण बनाएगा वो हमारा आपतन कोण होगा I, और ये हमारा परावर्तित तरंगाग है, तो ये समतल से जितना कोण बनाएगा ये हमारा है परावर्तन कोण R। ठीक है, देखिए सिर्फ 2 तरंगिकाएं ही नहीं पहुंचेंगी, ऐसे बहुत सारी यहाँ पर जितने भी है ना वो सब ऐसा इफेक्ट करने वाले, वो बाद में बात करेंगे। तो जो मैंने अपने वर्ड में बोला है आपको वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार मैं थोड़ा टाइम के लिए जूम कर देता हूँ, आप फटाफट पढ़ के भी बता दो क्या क्या है। माना AB एक आपती समतल तरंगाग है जो x समतल परावर्तक सतह पर आपतित होता है। परावर्तक सतह का नाम है x डैश। ठीक है, यहाँ I क्या है, आपतन कोण है। आपती समतल तरंगाग AB पर A तथा B द्वितीय तरंगाएं बता चुका हूं मैं, जिसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो B और A से क्या उत्पन्न होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। आगे बिंदु B पर उपस्थित द्वितीय तरंगिकाएं हैं जो विक्षोभ उत्पन्न करती है, वो T समय में बिंदु C पर पहुंच जाती है। तो T टाइम में हमने बोला कि T टाइम में यहाँ से यहाँ तक C तक पहुंच गई, तो ये हमने बोला कि B से C पर T टाइम में पहुंच जाती है। ठीक है, तथा ऊर्जा जो C बिंदु पे जो पार्टिकल होगा ऊर्जा ग्रहण करके कंपन करने लग जाएगा। तो यहाँ का जो पार्टिकल है वो ऊर्जा ग्रहण करके कंपन करने लग गया T टाइम में। बट इतने ही टाइम फिर मैंने बोला, माना T समय में ये V वेग से दूरी कितनी तय करेगा, तो आंसर V वेग है। अब T टाइम की बात कर रहे हो तो V × T है, तय करता है। ठीक है, तो B से C तक आने में दूरी कितनी तय होगी, V × T। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करें इतने ही समय में बिंदु A पर उपस्थित द्वितीयक तरंगिकाएं V × दूरी तय करके सभी दिशाओं में विक्षोभ उत्पन्न करती है। तो यहाँ से हमने बताया था कि A से भी T टाइम में इतनी दूरी करेगा, V × T इधर भी, V × T इधर भी, V × T इधर भी, बट हमें इस दिशा में स्टडी करनी है। तो यहाँ तक पहुँच गया। फिर हमने एक चाप खींचा और हमने एक स्पर्शिका खींच दी, वही हमने बात बोला। तो VT त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं, तो इस चाप पर एक बिंदु हमने D लेते हैं। ये यहाँ स्थित माध्यम का कण भी कंपन करता है। बिंदु C और D पर उपस्थित माध्यम के कण दोनों ही समान कला में होते हैं। अगर दोनों में को मिलाने के लिए एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा एक तरंगाग को प्रदर्शित करता है। हम कौन सी स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं, ये हमारा D पॉइंट है। तो ये जो स्पर्श रेखा है ना, जो बिंदु C और D को मिला रहा है, उसी को हम परावर्तित तरंगाग कहते हैं। राइट ना? अच्छा, आगे देखते हैं। तो हमने ये बात कर ली। अब देखिए परावर्तन के नियम की हम बात करने वाले हैं। तो हमारे पास 2 त्रिभुज थे। एक त्रिभुज क्या था, मैं डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। हमारे पास त्रिभुज कौन सा था, हमने एक यहाँ से ये B है, ये A है, तो रफी डायग्राम बनाऊंगा मैं। और यहाँ से हमने इसको C मान लिया था, ठीक है ना। और यहाँ से हमने एक चाप खींचा था ऐसे, वो D था, और यहाँ पे हमने इसको मैच कर दिया था, सॉरी ऐसे मैच कर दिया था, राइट ना। तो ये रिफ्लेक्टेड या परावर्तक था और ये आपतित था, और यहाँ से 90 डिग्री पे किरण आ रही थी और यहाँ पे भी किरण 90 डिग्री पे आ रही है, राइट ना। देखिए अब ध्यान समझिएगा, ये D है। मैं 2 त्रिभुज ले रहा हूँ। कौन कौन से त्रिभुज ले रहा हूँ, तो ये है ABCD, मैं बता रही है 2 त्रिभुज ले रहा हूँ, ABC था ADC, ADC, ADC। मैं पूर्व भी कर देता हूँ यहाँ पर शामिल, जहाँ आपको समझ में आ जाए। देखिए आप 2 त्रिभुज हमने ले रहे हैं। कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, ABC। ये लाइन गई यहाँ से, ये हमने ABC ले लिया, ये पूरा त्रिभुज हमने ले लिया, ठीक है। दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं एंड ADC, एक त्रिभुज हम ये ले रहे हैं, ठीक है ना, ये हम ले रहे हैं। थोड़ा सा उतना बेटर नहीं बना, ADC, राइट ना। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, ये जितने डिग्री 90 बना रहा है ना, क्योंकि ये तरंगाग है और किरण के अनुसार आ रहा है 90 पर, जाएगा भी 90 से। बट अब बताइए क्या ये एक परावर्तक शतक तरंगाग था, बिल्कुल। तो ये भी तो एक किरण ही है। तो अगर ये तरंगाग है तो कितने डिग्री पे ये भी आएगा, ये भी 90 ही होगा, ठीक है। तो त्रिभुज में देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या दोनों त्रिभुज के लिए AC और AC कॉमन है, बिल्कुल ये साइड दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है। दूसरा, यहाँ से यहाँ तक आने में दूरी कितनी तय करनी पड़ी है, V × T, मतलब कहाँ से B से C तक आने में दूरी कितनी तय करनी पड़ी है, B × T।
ए से डी तक जाने में भी दूरी कितनी है, वी इंटू टी। क्या दोनों बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल। तो हम लिख रहे हैं बी सी इक्वल टू, मतलब ये लाइन इक्वल टू ये लाइन ए डी। क्या ये 2 पॉइंट समझ में आया? दूसरा, एंगल बी पे कोण कितना बन रहा है, 90, क्योंकि ये किरण है और ये तरंगाग है, और ये ही एक तरंगाग है और ये किरण है, ठीक है ना। तो ये भी 90 है, तो दोनों एंगल कितना बन रहा है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, और कितना है, 90। तो ये सर्वागसम की कंडीशन है। तो त्रिभुज एबीसी और एडीसी तब सर्वागसम हो जाएंगे। अगर सर्वागसम हो जाएंगे तो इनके कर्मागत कोण मीन्स ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। तो वही हमने लिखा है, सब लिख दिया। तो हमने लिखा दोनों त्रिभुज सर्वागसम है, अतः कर्मागत कोण समान होंगे, इसलिए कोण आई इक्वल टू कोण आर हमने प्रूव कर दिया। एक दूसरा नियम है, पहले उसकी लाइन पर लेते हैं। देखिए 9th में हमने पढ़ा होगा, किरण सिद्धांत के अनुसार क्या पढ़ा होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है और इसी का हम उपयोग करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले एक लाइन ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। उस लाइन की हम बात कर रहे हैं। आप एक चीज़ देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, क्या ये एक आपतित तरंगाग है? बिल्कुल। क्या ये एक किरण है? क्या दोनों के बीच 90 डिग्री है? तो ये आपतित किरण है और ये आपतित क्या है, तरंगाग है। तो ये हमारा आपतित किरण और ये हमारा आपतित तरंगाग, ठीक है। तो ये हमारा आपतित तरंगाग और ये आपतित किरण, दोनों के बीच में 90, ठीक है, ओके। दूसरा, क्या ये परावर्तित तरंगाग है? बिल्कुल है। और ये किरण आई तो ऐसे गई क्या? तो ये परावर्तित किरण है क्या? बिल्कुल। और ये क्या है, परावर्तित तरंगाग। तो इन दोनों के बीच में भी कितना एंगल है, 90। तो आपतित किरण और आपतित तरंगाग 90 के बीच, दोनों के बीच कोण 90। आपतित परावर्तित किरण और परावर्तित तरंगाग के बीच में भी एंगल कितना, 90 हो गया। अच्छा, इस सतह पर ये हमारा क्या है, अविलंब है क्या? बिल्कुल। और ये परावर्तक सतह भी अविलंब से कितने कोण पे हो गया, 90। मतलब यहाँ पर एक चीज लिखी जा रही है, वो देखिए क्या है। क्योंकि आपतित तरंगाग आपतित किरण के लंबवत है, बता चुका मैं। परावर्तित किरण परावर्तित तरंगाग के लंबवत है, वो बता चुका। और अविलंब परावर्तक सतह के लंबवत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बोला था आपको, किरण सिद्धांत के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में है। तो इन तीनों के 90 डिग्री पे जो होंगे वो भी एक ही तल पे होंगे। तो आपतित किरण के लंबवत कौन है, आपतित तरंगाग। परावर्तित किरण के लंबवत कौन सा है, परावर्तित तरंगाग। और अविलंब के लंबवत कौन है, तो परावर्तक सतह। तो अगर ये तीनों लंबवत है तो वो तीनों भी लंबवत होंगे और एक ही तल में। तो अगर ये तीनों एक तल में है तो वो तीनों भी एक ही तल में होंगे। यही हमारा सेकंड लॉ है, ठीक है। अब मैं थोड़ा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, वह भी आप देख लीजिए। देखिए कई जगह ये मेंशन होता है। सबसे पहले ये तो मैंने आपको तरंग के अनुसार बता दिया, किरण सिद्धांत के अनुसार। देखिए ये क्या है हमारे पास, आपतित किरण है ना, और ये कौन सा हमारे पास, अविलंब है ना। तो ये कोण आई होगा। क्यों होगा, तो वो भी आप देख सकते हो। देखिए आपको पता है ये जो है, क्या ये दोनों एक दूसरे का 90 डिग्री पर है क्या? बिल्कुल है, ओके। क्या ये एक दूसरे के 90 पे है क्या? बिल्कुल है। अगर ये इससे आई बना रहा है तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा 90 माइनस आई। समझ में आया क्या क्या हमने कि ये पूरी लाइन 90 की है, तो इससे भी अगर आई बन रहा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस आई। हो गया, ओके। अच्छा, अब ये लाइन और ये लाइन के बीच में कितना एंगल है, 90, ठीक है। तो ये अगर 90 माइनस आई हो गया तो ये क्या होगा, आई होगा, तभी तो ऐड करोगे तो 90 आएगा। तो ये क्या है हमारे पास, अगेन ये लाइन, ये हमारा 90 का है, ठीक है। चाहे मैं आपको, नहीं बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। ये एक लाइन क्या है, 90 की है, और ये मैंने बोला आई है, तो ये कितना बचा, 90 माइनस आई। हो गया। अब ये और ये लाइन कितनी की होती है, ये और ये लाइन 90 दिख रहा है, 90। तो अगर ये लाइन 90 माइनस आई है तो ये क्या होगा, ये होगा आई होगा। ऐसे ही हम यहाँ पर भी सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर जैसी ऊर्जा है यहाँ पर माध्यमिक का, तो क्या ये ऊर्जा अवशोषित नहीं करेगा, तो ये भी ऊर्जा अवशोषित करेगा, और ये ए दिशा में जाएगा, ऐसे ऊर्जा अवशोषित करेगा। तो अगर ये एंगल क्या है,
आर है। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस, यहाँ पर भी अब आप खींच सकते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में तो नहीं, IIT नीट पूछ लेता है ये थोड़ा लंबा लेक्चर हो रहा है ये। तो देखिए ये 90 है ना, तो अगर यहाँ से रे आ रही है, रे के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, किरण के अनुसार, तो परावर्तित होके जाएगी। ठीक है, तो अभिलंब से जितने ये क्या है, परावर्तन कोण है ना। तो अब एक चीज़ नोटिस करिए कि अगर ये आर है, ठीक है, ये एंगल कितना होता है, ये और ये 90 है ना, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस आर, क्योंकि ये पूरा 90 का है, तो ये आर हो गया, तो ये 90 माइनस आर हो गया। अच्छा, अब ये और ये, क्योंकि ये परावर्तक तरंगाग है और ये परावर्तित किरण है, यहाँ पर भी ये परावर्तित किरण है, बट यहाँ के लिए, अब यहाँ के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम रे के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो ये परावर्तक सतह है, परावर्तक तरंगाग है, और ये रे की है, तो इन दोनों के बीच में 90 होगा। तो अगर ये 90 माइनस आर है, तो ये हो जाएगा आर। अगेन लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, वापस एक बार देख लीजिए कि ये और ये कितना है, ये लाइन और ये लाइन कितना है, 90 का। तो ये अगर आर है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस आर, राइट। अब ये है परावर्तक तरंगाग और ये है किरण, राइट ना, तो इनके बीच में 90। तो अगर ये 90 माइनस आर है, तो ये कितना बचा, आर ही बचेगा ना, तभी तो ये दोनों को ऐड करोगे तो अब माइनस आर प्लस आर करके 90 दे जाएगा। तो ये आज के लेक्चर के लिए इतना ही हम बात करेंगे। नहीं आया तो डाउट हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये पॉइंट। वैसे बोर्ड एग्जाम में सिर्फ तिरंगा के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, किरण के अनुसार नहीं पूछा जाता है, तो भी कई बार हमें नॉलेज रखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।